खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते ही हो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने माता का आंचल पाठ से प्रश्न देखे थे। आज हम पहले पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, और जो कमलेश्वर जी द्वारा रचित है, और उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को। सबसे पहले हम देखेंगे कमलेश्वर जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से इन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें शारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी सन 2007 को उनका निधन हो गया। जन्म हुआ था सन 1932 में और निधन हुआ 27 जनवरी 2007 को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। तो एक बार पुनः देखते हैं इनकी कहानियाँ। राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये थे इनके कहानी संग्रह। आगे देखते हैं इनके उपन्यास। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान इनका उपन्यास बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और आत्मकथाएं भी लिखी है। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पाठ। और पाठ के शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि ये जो कहानी है वो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ द्वितीय की बात हो रही है, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर आ रही हैं। और इसकी बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। ये भारत के इंडिया गेट पर जो मूर्ति लगी हुई है जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें जो है अब वो मूर्ति नाक विहीन है। यही सभी की चिंता का विषय बना हुआ है इस पाठ में। और इसके लिए सभी जो है अपनी तरफ से जो है राय दे रहे हैं। तो इसी पर सारी ये कहानी लिखी गई है। और इस पाठ में जो है एक व्यंग्य भी छुपा हुआ है, जो इस प्रकार है कि भारत सरकार की राजनीतिक कमजोरी और सामंतशाही मनोवृत्ति पर किया गया है। तो शुरू करते हैं कहानी। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी।
रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का, किस रंग का, हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। कहाँ से? हिंदुस्तान से। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों में से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। कितने का? 5,000 रुपये का। और कहाँ उतरेगी? पालम के हवाई अड्डे पर। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने। वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखाफ्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते ही नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने। वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेकाफ्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। तो देखिए, अब उनकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने को की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी, मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन थे, राजनीति पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी।
यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी नहीं पता चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई। उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दामोदर आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मामला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों, प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपको, आपकी अकल पर। लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और
रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति ने देश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें तो यहाँ मिल जाती है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवासजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने डंटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को देखा और परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति की ओर देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42, ये सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत के अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई है उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग
क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी जिम्मेदारी इजाज़त चाहिए, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रबाब निकाली हुई थी और ताज़ा पानी डाला गया। उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। यानी कि इस खास दिन हर हालत में जैसे भी हो नाक लगनी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। तो विद्यार्थियों, ये थी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। और यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है और इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार राजनेता और कुछ अधिकारीगण जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए अपने देश के महान नेताओं तक की मूर्तियों के नाक देखने लगे। और यहाँ जो है सभी की, भारतवासियों में सभी की जो है मान और प्रतिष्ठा कहीं अधिक है जॉर्ज पंचम से। और तो और बच्चे तक की नाक जो है 1942 में शहीद हुए बच्चों तक की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक पर सही नहीं बैठ रही थी। तो ये दिखाया गया है इसमें कि महान नेताओं के साथ साथ बच्चों तक की भी इतनी प्रतिष्ठा है 1942 में शहीद होने वालों की कि उनकी प्रतिष्ठा के सामने जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा बहुत ही कम दिखाई गई है, कम है। तो ये थी कहानी। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। हम और बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। और जैसा कि हिंदी का कृतिका का तीसरा पाठ हम आगे उसके बाद करेंगे शुरू, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो फिर हम पढ़ेंगे इस पे वो पाठ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इससे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न वो हम हल करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए इस चैनल पर। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।